अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ आई एम योर होस्ट तौसीफ नज़र एंड यू आर लिसनिंग वीआईपी रेडियो। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होने वाला है। सो कीप लिसनिंग। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड T20 2026 के हवाले से। फाइनली हमारे पास 2 फाइनलिस्ट टीम्स आ चुकी हैं और फाइनल किन किन टीम्स के दरमियान होगा उस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम सेमीफाइनल्स के हवाले से बात करेंगे। दोनों सेमीफाइनल्स खेले जा चुके हैं और पहला सेमीफाइनल वन साइडेड रहा और दूसरा सेमीफाइनल कंप्लीटली अपोजिट। क्या फाइट बैक किया इंग्लैंड ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड वो सेमीफाइनल हार गया। इस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे हैवी किस्म के फाइन्स लगाए हैं और उन फाइन्स की क्या वजह है। वजह साफ है कि पाकिस्तान टीम ने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया एज अ पनिशमेंट, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ास तौर पे सीनियर प्लेयर्स पे हैवी किस्म के फाइन्स जो हैं वो लगाए हैं। इस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से, जो कि खेली जानी है 11 से 15 मार्च के दरमियान। और इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बहुत से नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और 6 जो हैं वो प्लेयर्स इस सीरीज़ में डेब्यू करने जा रहे हैं। सो यानी पाकिस्तान टीम में बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हुई हैं और ये हमने देखा है हर इवेंट के बाद पाकिस्तान ऐसा ही करता है अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। सो स्टार्ट लेते हैं सेमीफाइनल्स के हवाले से वर्ल्ड T20 2026। सेमीफाइनल के लिए जिन टीम्स में क्वालिफाई किया था उनमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड शामिल थी। पहला सेमीफाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड और दोनों ही टीम्स कहीं ना कहीं अनबीटन थी पूरे ग्रुप स्टेजेस में भी और सुपर 8 के स्टेज में भी। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो है वो अपना आखिरी मैच सुपर 8 का इंग्लैंड के अगेंस्ट हारा था और तभी पाकिस्तान के लिए एक आउटसाइड चांस क्रिएट हुआ था टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। बट पाकिस्तान ने वो चांस अवेल नहीं किया और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और हम ये डिजर्व भी करते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी जो परफॉर्मेंस थी स्पेशली उस मैच में भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। श्रीलंका डिजर्व करती थी वो मैच जीतना, बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बट वो मैच श्रीलंका जीत नहीं पाई। ऑल्दो के सिर्फ 5 रन से वो हारी मैच श्रीलंका। साउथ अफ्रीका जो है वो अनबीटन टीम रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। इस सेमीफाइनल से पहले तक उन्होंने सुपर 8 में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया। हालांकि इंडिया जैसी टीम जो कि स्टिल अनबीटन है वो उन्होंने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, उस जैसी टीम को साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी। लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका के टीम के साथ एक वर्ड जो है वो अटैच किया जाता है चोकर्स का, और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सही साउथ अफ्रीकन्स के साथ ये लफ्ज़ जो है वो जोड़ा जाता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने ये साबित किया है इस सेमीफाइनल में भी कि वो चोकर्स हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में पहले बैटिंग की और शुरू में ही साउथ अफ्रीका ने अपनी विकेट्स जो है वो लूज़ करना शुरू कर दी और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आते ही अंडर प्रेशर है, बिकॉज 10 रन पे उनकी 2 विकेट्स गिर गई। फिर मार्करम भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए। और अगर साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो पूरे तरीके से फेल रहा। पहले जो 4-5 बैटर्स हैं साउथ अफ्रीकन वो कुछ खास कर नहीं पाए और फिर मार्को यंसन और स्टब्स ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की एक पार्टनरशिप लगाई जिससे साउथ अफ्रीका एक ऐसे टोटल तक पहुंचा कि जो लग रहा था कि एक फाइटिंग टोटल है। बहरहाल फिर भी T20 के हिसाब से और जो विकेट का बिहेवियर था उस हिसाब से ये टोटल कहीं से भी एक विनिंग टोटल नहीं लग रहा था। बट स्टिल ये साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को सामने रखते हुए ये चीज़ प्रिडिक्ट की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं फाइट करेगी। न्यूजीलैंड जब मैदान में आती है तो फिन एलन और टिम साइफर्ड ने जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया और उन्होंने पहले 4 ओवर्स में ही मैच का जो है वो पासा पलट के रख दिया। पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने 100 रन बना लिए थे और आप इमेजिन करें कि अगले 14 ओवर्स में न्यूजीलैंड को 70 रन चाहिए थे। और आजकल की T20 क्रिकेट में कोई मोजज़ा ही हो बहुत बड़ा कि आप 14 ओवर्स में 70 रन ना बनाएं। बहरहाल न्यूजीलैंड ने उस मैच को 12.3 ओवर्स में फिनिश किया और 170 रन का टारगेट, जो कि लग रहा था कि एक फाइटिंग टोटल है। बहरहाल क्योंकि सेमीफाइनल एक बड़ा मैच होता है, उसका एक अपना प्रेशर होता है, उस हिसाब से चीज़ें साउथ अफ्रीका के हक में थोड़ी सी थी कि साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग लाइन जो बॉलिंग अटैक है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की सलाहियत रखता है कि वो 170 के टारगेट को ईजिली डिफेंड कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिन एलन और टिम साइफर्ड ने किसी भी बॉलर को
अपनी लाइन लेंथ पे एडजस्ट नहीं होने दिया, और उन्होंने रबादा से लेके मार्को यानसन से लेके केशव महाराज तक किसी को भी नहीं बख्शा। और इसमें लाइमलाइट में रहे फिन एलन, जिन्होंने 33 बॉल पे 100 रन की एक नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, और क्या ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की, फेयरलेस अप्रोच। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सेमीफाइनल है, और ऐसा फील हो रहा था कि फिन एलन जो है वो शायद उनको कोई रन रेट का प्रॉब्लम है, तो वो उसको पूरा करने के चक्करों में है कि हमारा रन रेट कहीं थोड़ा सा डाउन ना हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड रन रेट को लेके बड़ा इनसिक्योर रहती है। बहरहाल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आप देखें तो हर इवेंट में कहीं ना कहीं रन रेट पे बात आ जाती है, तो शायद फिन एलन उस चीज़ को माइंड में रखते हुए सोच रहे थे। बट होता यह है कि फिन एलन वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की तेज़ तरीन सेंचुरी कर डालते हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास था, जिन्होंने 2016 के वर्ल्ड कप में 47 बॉलों पे 100 किया था, लेकिन फिन एलन ने फेयरलेस अप्रोच के साथ डोमिनेटिंग इनिंग्स खेली और 33 बॉलों पे सेंचुरी की, और न्यूजीलैंड ने ये मैच बआसानी 9 विकेट से जीता। और साउथ अफ्रीका जो है फिर से पहले बैटिंग में कोलैप्स किया, फिर बॉलिंग में। असल में साउथ अफ्रीका एक ट्रिक मिस कर गया। मार्करम ने हालांकि देखा जाए पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी की है, लेकिन सेमीफाइनल में अगर हम उनकी स्ट्रैटेजी देखें तो आते ही 2 ओवर्स में, क्योंकि T20 क्रिकेट है, फास्ट है, आपको पहले 1-2 ओवर्स में अंदाज़ा हो जाता है कि विकेट का बिहेवियर क्या है, यहाँ पे कौन सा बॉलर जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। तो पहले 2 ओवर्स में जब फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी, उनकी पिटाई हुई, तो मार्करम को इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए था कि उनको स्पिनर्स ट्राई करने चाहिए, बट उन्होंने स्टिल फैसला किया फास्टर्स के साथ जाने का, और 6 ओवर्स में 100 स्कोर बना लिया न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद पूरे मैच को जो है वो न्यूजीलैंड के हक में मोड़ दिया। और फिन एलन अगेन हैट्स ऑफ टू हिम कि जिस तरह से उन्होंने वो इनिंग्स खेली, और न्यूजीलैंड ने 12.3 ओवर्स में ये मैच जीत के फाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। और फिर आता है दूसरा सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और इस सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन थी कि इंग्लैंड चूँकि इस वर्ल्ड कप में उस से कोई अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं आ रहा, हालांकि सुपर 8 में इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन स्टिल ये अगर कंपैरिजन किया जाए इंडियन टीम के साथ तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो इतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे सकेगी इंडिया को। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग करने की दावत दी थी, और जब इंडिया ने पहले बैटिंग की तो ऐसा लग रहा था कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही साबित हो रही हैं कि इंग्लैंड इंडिया को उससे टफ टाइम नहीं दे पाएगी, बिकॉज बोर्ड पे जो है वो 254 रन का हदफ सेट किया था इंडियन टीम ने इंग्लैंड के लिए, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं इस हदफ को एक बड़े मार्जिन से इस मैच को हार जाएगी, बिकॉज शुरू में आते ही इंग्लैंड ने अपनी विकेटें लूज़ कर दी, और 20 से 25 रन के अंदर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और उसके बाद फिर मैच में जो है वो यू टर्न आता है, जब जेकब बैथल और बेंटन जो है वो एक पार्टनरशिप लगाते हैं, और पार्टनरशिप भी रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से वो लेके चलते हैं चीज़ों को। और उसके बाद इंडियन कैंप में थोड़ी सी परेशानी आई कि ये भाई हो क्या रहा है, लेकिन फिर विकेट मिल जाती है बेंटन की, लेकिन वो अच्छा साथ निभाते हैं बैथल को, और बैथल ने शानदार सेंचुरी भी की कल के मैच में। उसके बाद ऐसा फील होता है कि अब बेंटन जो है वो आउट हो चुके हैं, पार्टनरशिप जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग चुकी थी वो ब्रेक हो चुकी थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर जैक्स विल आते हैं और वो शानदार किस्म की इनिंग खेलते हैं और जेकब बैथल का भरपूर साथ देते हैं, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है ये मैच बआसानी जीत जाएगी, जिस तरह से ये दोनों खेल रहे थे। और 5 ओवर्स में 70 रन्स रिक्वायर्ड थे, जो कि आजकल की T20 क्रिकेट में कोई इतना बड़ा टारगेट है नहीं, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ओवर द लाइन ले जाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू बुमराह, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, और फिर फॉलो अप ओवर जो किया पांड्या ने 19वां ओवर, वो भी ज़बरदस्त किस्म का ओवर था जिसमें उन्होंने जेकब बैथल को आउट भी किया। देन अर्शदीप को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है, हालांकि उन्होंने बहुत विविड किस्म की बॉलिंग की है, लेकिन स्टिल उन्होंने जैक्स विल को आउट किया और इंडिया को जो है वो मैच में वापस लेके आए। सो ओवरऑल रिजल्ट ये रहा कि फिर इंग्लैंड ये मैच जो है वो सिर्फ 7 रन से हार गया, और जो कि
एक बड़ी फाइट थी इंग्लैंड की जानिब से, बिकॉज देखें यही प्रोफेशनल टीम्स होती हैं। अगर आप जायज़ा लें तो 25 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे और 254 रन का टारगेट था, और यहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था अगर पाकिस्तान जैसी या श्रीलंका जैसी टीम होती कि 246 तक ये टीम जाएगी। बट इंग्लैंड ने फाइट बैक किया, जेकब बैथल ने सेंचुरी की, उनका जैक्स विल ने साथ दिया, साथ ही साथ उनका बैंटन ने साथ दिया, फिर जोफ्रा आर्चर ने भी आते ही 3 छक्के लगाए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और इंग्लैंड वो मैच हार तो गया, लेकिन सेमीफाइनल के जो पैसे थे वो कम से कम उन्होंने पूरे किए। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड न्यूजीलैंड एज वेल, दे क्वालिफाई फॉर द फाइनल, और इतवार के दिन जो है वो ये फाइनल खेला जाना है। अगर हम फाइनल की बात करें न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम के हवाले से, दोनों टीम्स ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड भी अनबीटन है, एक मैच सिर्फ उन्होंने हारा है ग्रुप स्टेजेस से लेके सुपर 8 से लेके और अब फाइनल तक। और इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ एक ही मैच हारा है, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सुपर 8 में। सो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स अनबीटन हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, उनके पास बैटर्स अच्छे हैं। आप किसी भी टीम को एडवांटेज इस लिहाज से इंडिया को दे सकते हैं कि इंडिया जो है उसका होम ग्राउंड है, और जाहिर सी बात है उनको अपने होम ग्राउंड का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा अच्छे से विकेट को वो समझ पाएंगे। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, ऑन पेपर बात करें, तो दोनों ही टीम्स हमें नेक टू नेक नज़र आ रही हैं। और न्यूजीलैंड की एक लेगेसी है कि वो जब भी कोई बड़ा मैच आता है सेमीफाइनल या फाइनल, तो वो बहुत फाइट करते हैं, वो एक अलग ही न्यूजीलैंड टीम बन जाती है। हालांकि ओवरऑल न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है, हर मैच में ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच आता है, आप 2019 का वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं जब इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने वो फाइनल मैच खेला था और वो मैच सुपर ओवर तक गया था, और सुपर ओवर में भी जाके वो मैच बराबर हो गया था। ये न्यूजीलैंड की टीम हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वहाँ पे आईसीसी ने अपना एक फजूल किस्म का रूल लगाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिस टीम की बाउंड्री ज़्यादा है उसको वर्ल्ड कप दे दो। सो वो भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड को फेवर की गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने उस मैच में भी इंग्लैंड को जीतने नहीं दिया था। सुपर ओवर में मुझे याद है कि 18 का टारगेट था और 17 रन इंग्लैंड ने बनाए थे और 17 ही न्यूजीलैंड ने बनाए थे। सो इंग्लैंड ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो मैच न्यूजीलैंड से जीते हैं वो फाइनल, बल्कि ये कह सकते हैं कि बाउंड्रीज को गिना गया और फिर उसके नतीजे में इंग्लैंड ये मैच जीत गई। बहरहाल न्यूजीलैंड जो है एक फाइट करने वाली टीम है, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनकी टीम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कंट्रीब्यूट करने की, और वो कंट्रीब्यूट करते भी हैं, चाहे वो फील्डिंग में हो, बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो। ये टीम किसी एक पे रिलाई नहीं करती कि ये रन्स करेगा तो सब रन्स करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्लेयर अपनी जानिब से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है और अपना 100% देता है, और यही टीम जो है जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं ये उनकी निशानी होती है। और ये न्यूजीलैंड ने जितने भी बड़े मैचेस जीते हैं या जितनी भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे उनका टीम वर्क उसमें शामिल होता है। आप 2019 का सेमीफाइनल देख लें, हाँ, उसमें सारा टीम वर्क आपको नज़र आएगा। आपको पहले बैटिंग में थोड़ी सी फाइट नज़र आएगी, देन फिर आपको बॉलिंग में लोकी फर्गूसन विकेट्स लेते नज़र आएंगे, मैट हेनरी विकेट्स लेते नज़र आएंगे। और फाइनल भी अगर आप देखें 2019 का, उसके बाद भी आप जितने भी इवेंट्स उठा के देखें, जब भी न्यूजीलैंड की टीम मैच जीतती है तो वो अपनी एक टीम वर्क से जीतती है और एक दूसरे को बैक करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, और क्रिकेट को एंजॉय करके खेलते हैं। पाकिस्तान या श्रीलंका, ये जितनी भी हमारी सब कॉन्टिनेंटल टीम्स हैं, जैसा कि आप किसी एक प्लेयर पर रिलाई करते हैं या 2-3 प्लेयर्स हैं, ये चल गए तो टीम मैच जीत जाएगी, अगर ये नहीं परफॉर्म करेंगे तो टीम मैच नहीं जीत सकती। न्यूजीलैंड के हाँ ऐसा नहीं है। इवन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स भी इस चीज़ पर रिलाई नहीं करती, बट न्यूजीलैंड जो है ये बड़ा शानदार इनका टीम वर्क होता है, बड़ा एक दूसरे को बैक करते हैं। और फाइनल जो है तवक्को तो यही है कि अच्छा होगा और न्यूजीलैंड फाइट करेगी, इतनी आसानी से हार मानेगी नहीं। लेकिन इंडिया भी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा एक अपनी पीक फॉर्म में चल रही है। आप देखें, अगर आप उनको पहली बैटिंग देते हैं तो वो 250 मार देते हैं, अगर दूसरी बैटिंग आती है तो 190 या 200 का टारगेट उनके सामने कुछ भी नहीं नज़र आता। सो देखते हैं हम दोनों टीम्स किस तरह से तैयारी करती हैं, एक दूसरे के किस तरह से इस मैच में अपना पल्ला भारी रखने की कोशिश करती हैं, ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल कुछ भी हो जाए, मुकाबला अच्छा होने की तवक्को है। उसके बाद बात करते हैं जी पाकिस्तान टीम के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के प्लेयर्स पे
हैवी किस्म के जो हैं वो जुर्माने लगाए हैं, और इन जुर्मानों को आयद करने का मकसद ये है कि जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उसमें निखार आए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बहुत बुरा परफॉर्म किया, जितना हो सकता था पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म किया। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पे फाइन्स नहीं लगाए गए, जिनमें सबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ शामिल हैं। बाकी प्लेयर्स पे जो है वो 50-50 लाख जो है वो जुर्माने आयद किए गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक तरह से पैनिक बटन दबा दिया है, बिकॉज़ हम इसको जब भी कोई इवेंट होता है और इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है, वो हमेशा से हर इवेंट में बुरा परफॉर्म करने के बाद पैनिक बटन दबा देते हैं, इसको बाहर निकाल दो, इसको टीम में डाल दो, नए प्लेयर्स लेके आओ। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। आप जितने मर्जी नए प्लेयर्स लेके आ जाएं, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपनी अप्रोच के लेके, जब तक आप फेयरलेस अप्रोच से नहीं खेलेंगे, जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आप सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, जब तक आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजंस नहीं लेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। आप देखें, एक ही प्लान बना के आते हैं, प्लान ए, और उसको आप ग्राउंड में लेके चलते हैं, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप उसी प्लान पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब मतलब सलमान अली आगे की आप कैप्टनसी देख लें इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो वही कुछ करते रहे जो ड्रेसिंग रूम में डिसाइड करके आए। ठीक है, आप मार्करम को देखें, बाकी कैप्टन्स को देखें, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजंस लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में हमेशा से कोई ऐसा रुझान देखने को नहीं आया कि कोई भी कैप्टन ऐसा हो। सरफराज एक ऐसे कैप्टन थे कहीं ना कहीं कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ों को एनालाइज करते थे, फ़ौरन से डिसीजंस सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते थे, डिसीजन लेते थे। लेकिन उसके बाद और उससे पहले हमें कोई ऐसा कैप्टन या कोई ऐसा माइंडसेट वाला बंदा दिखाई नहीं दिया कि जो प्लेयर्स को ही कहे कि यार, कैप्टन को ही इंस्ट्रक्ट करे मैनेजमेंट से कि यार आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सलमान अली आगा की स्ट्रेटजी, उनकी डिसीजन मेकिंग वही होती है जो वो ड्रेसिंग रूम में डिसाइड करके आते हैं। चाहे मैच पाकिस्तान हार रहा हो, जीत रहा हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये तो एक अच्छा फ़ैसला है कि प्लेयर्स को आपने थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये एक अच्छा स्टेप उठाया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी बराबर की शरीक है। आपने उनको कैसे इग्नोर कर दिया, और उन पे भी फाइन होने चाहिए थे, और इससे हैवी होने चाहिए थे। अगर आपने प्लेयर्स पे 50 लाख का जुर्माना आयद किया तो मैनेजमेंट पे 1 करोड़ का होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इजारादारी रहती है। किसी भी इदारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी आप देखें तो जो टॉप पे लोग होते हैं या उसको जो मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अबव द लॉ हमें नज़र आते हैं। बट एनीवे, होप फॉर द बेस्ट। और हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप उठाया है, इससे प्लेयर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और वो अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से। और ये सीरीज़ खेली जानी है 11 से 15 मार्च, और ये शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सारे मैचेस होंगे। पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और बाकी आपको लगभग वही चेहरे नज़र आएंगे स्क्वाड में। हालांकि बाबर आजम और साइम अयूब को जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि साइम अयूब का ड्रॉप होना बनता नहीं था, बिकॉज़ पिछले काफ़ी अरसे से वो ओडीआई में कंसिस्टेंट हैं और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो, फिर पाकिस्तान में श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज़ खेली गई थी, उसकी अगर हम बात करें तो साइम अयूब ने ओडीआईज़ में कम से कम परफॉर्म किया है, और उनका ओडीआई से ड्रॉप होना बनता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान है, जो डिसीजंस हैं वो लॉजिक के बजाय जो है वो ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल उस ग्राउंड्स पे लिए जाते हैं, क्योंकि शायद साइम अयूब ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया था और वो T20 फॉर्मेट में था। लेकिन पाकिस्तान मैनेजमेंट को या क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो T20 था या ओडीआई था। साइम अयूब ने परफॉर्म नहीं किया, तो उसको दूसरे फॉर्मेट से भी उठा के बाहर कर दो। हालांकि T20, ओडीआई और टेस्ट, ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को एक दूसरे से कंपैरिजन करके उसके बेस पे किसी भी प्लेयर को बाहर नहीं निकाल सकते अगर वो दूसरे फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ये अब हमारी मैनेजमेंट की थिंकिंग है, और वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल बाबर आजम और साइम अयूब टीम में नहीं है। इसके अलावा में 6 अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आएंगे जो अपना डेब्यू कर रहे हैं। उनमें अब्दुल समद, साद मसूद, माज सदाकत, मोहम्मद गाजी गौरी, सबजादा फरहान
और एक जो हमारे प्लेयर हैं वो शामिल हुसैन की अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा उभरता हुआ टैलेंट है, लेकिन आई थिंक इनसे अच्छे प्लेयर्स थे जिन्हें चांस मिलना चाहिए था, बट होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान मुल्क के लिए जो है वो एक मिसाल बने और अपना नाम भी रोशन करें। और देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस ओडीआई सीरीज़ में कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027 उससे पहले कोई ज़्यादा मैचेस हैं नहीं। आपके पास ये 3 मैचेस हैं और फिर आपने आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, और उसके अलावा आपकी जिम्बाब्वे या आयरलैंड या इन छोटी टीम्स के अगेंस्ट कोई ना कोई सीरीज़ हो जाएगी। बट पाकिस्तान की प्रॉपर ओडीआई सीरीज़ इसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट है, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, एक अपना कम्बिनेशन फाइंड करना पड़ेगा। हर इवेंट से पहले हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को अपना जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो इस इवेंट के लिए फाइंड करना चाहिए और वही प्लेयर्स लेके जाने चाहिए जो बेस्ट हैं। और हर इवेंट के बाद हमारा यही रोला होता है कि पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन था इस इवेंट में वो ठीक नहीं था। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग के ये मसाइल थे, बैटिंग के ये मसाइल थे। पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, इस प्लेयर को इस पोजीशन पे खिलाना चाहिए, इस प्लेयर को स्क्वाड में होना चाहिए, इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए। हमारी हर वर्ल्ड कप में चाहे वो T20 का हो या ओडीआई का हो, यही बहस रहती है। सो पाकिस्तान मैनेजमेंट को इन चीज़ों पे जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा और एक बेस्ट कम्बिनेशन जो है और बेस्ट आपके जो प्लेयर्स हैं, बेस्ट 15 जो हैं वो वर्ल्ड कप ओडीआई से पहले निकालने पड़ेंगे। सो ये था आज का हमारा शो के हवाले से कोई भी फीडबैक हो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी भी प्लेयर के हवाले से जानना चाहें, कोई शो के हवाले से क्वेश्चन करना चाहें या शो के हवाले से अपनी किसी भी राय का इजहार करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।